क्लास थर्ड में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे? शब्द। शब्द इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे वर्ण। वर्ण यहाँ पर सबसे पहले हमारी हिंदी की भाषा की बात अगर आती है, हिंदी भाषा की, तो हमने जो वर्ड की स्टार्टिंग की थी वो की थी कि ध्वनि के आधार पे पढ़े थे। ध्वनि के आधार पे भाषा है क्या? भाषा मैंने बताया था ना कि अपने वह ध्वनि जो अपने विचार या भावों को किसी और तक पहुंचाए, अपने विचार या भावों को किसी और तक पहुंचाए, वो क्या होती है? भाषा होती है। तो भाषा मतलब हिंदी क्या है? भाषा है जो किससे बनी है? ध्वनि से। किससे बनी है? ध्वनि से। और ध्वनि के बाद में आपका जो नाम आता है वो आता है वर्ण। ध्वनि के बाद में वर्ण। कि ध्वनि में क्या छुपा होता है? वर्ण छुपे होते हैं। ध्वनि में क्या छुपा होता है? वर्ण। और वर्णों से मिलकर के बनते हैं आपके शब्द। वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द। देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ण लूंगी। मैंने यहाँ पर जैसे वर्ण लिए आपके क, म और ल। क, म और ल, 3 वर्ड लिए मैंने यहाँ पर। इससे मैं कई शब्द बना सकती हूँ ना। जैसे एक हो गया आपका म ल क, एक ल क म, एक कह सकती हूँ मैं क ल म, और एक कह सकती हूँ क म ल। 4 बने। यहाँ से आपके कितने शब्द बने? 4। लेकिन क्या आप इन सभी को, इन चारों को शब्द मानते हो? शब्द मानते हो क्या इन चारों को? बताओ। ये है मलक, लकम, कलम, कमल। इन चारों को आप शब्द मानते हो क्या? बताओ, मानते हो? नहीं। इसमें से केवल 2 ही हैं शब्द, एक कलम और एक कमल। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? पहचाना ऐसे क्योंकि जब ये वर्ड मिले, जब ये 3 वर्ड मिले तो इनका जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं मिलकर के, ये क्या बताना चाह रहे हैं। समझ में आया ना? तभी तो आपको पता चला कि हाँ ये कोई एक शब्द बन गए हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, ये नहीं कहेंगे। कहेंगे कि वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग से, वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यहाँ पर एक नाम है ना अर्थ। अर्थ मतलब जो हमें समझ में आता है, वही तो होता है अर्थ। क्या होता है? जो हमें समझ में आता है वो होता है आपका अर्थ। तो आप कहोगे वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग से बनते हैं शब्द। पहले क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? एक ध्वनि। ध्वनि से क्या निकले आपके? वर्ण। और वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग से क्या बने आपके? शब्द। शब्द की अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इनका जो क्रम होता है, क्या होता है? क्रम। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की, तो आपसे बोलते हैं इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखा, जैसे ABCDEF, तो आप इनका क्रम याद रखते हो ना? इनका क्रम याद रखते हो। ऐसे ही हिंदी में भी क्रम होता है वर्णमाला में, अ आ ई ई, हिंदी में भी क्रम होता है। तो ये तो था शब्दों का क्रम। लेकिन शब्द के जो आपके शब्द होते हैं ना, उनके भी अर्थपूर्ण संयोग से क्या बनता है आपका? वाक्य। शब्दों के अर्थपूर्ण संयोग से क्या बनता है आपका? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। अब देखो, आपको पता है अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वाक्य में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट की वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में आपके सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी में सबसे पहले आता है आपका कर्ता। वाक्य के लिए, वाक्य में हिंदी में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। उसके बाद में आपका, इसमें तो क्रिया आई हुई है, इसमें तो क्रिया है ना, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो देखो
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्हीं में हिंदी में ही कहते हैं ना, सब्जेक्ट को कर्ता, वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कर्म। यही तो होता है कि नहीं। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे वाक्य की बात की है, यहाँ पे मैंने एक शब्द, दो शब्द मिले मुझे, एक मिला कलम, एक मिला मुझे कमल, ठीक है। अब इन्हीं पे मैं वाक्य बनाऊंगी, इन्हीं पे मैंने क्या बनाए, वाक्य। अगर मैं कहूं यह कमल अच्छा है, यह कमल अच्छा है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, यह, उसके बाद में क्या आया, कमल, उसके बाद में अच्छा और उसके बाद में है, ये सब के सब अपने आप में शब्द हैं या नहीं है, शब्द हैं या नहीं है। कैसे? क्योंकि इन सभी का आपको अर्थ पता है। जब आप इन्हें बोलते हो या किसी दूसरे के लिए बोलते हो तो उसकी समझ में आता है और आपकी भी समझ में आता है, और शब्द वही होते हैं जो वर्णों का समूह हमें समझ में आए, वही होते हैं ना। तो ये सब के सब शब्द हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था वाक्य के लिए शब्दों का अर्थपूर्ण संयोग होना चाहिए। एक अर्थपूर्ण ये है शब्द, एक अर्थपूर्ण शब्द ये है, एक अर्थपूर्ण शब्द ये है, और एक अर्थपूर्ण शब्द ये है। इन सभी के संयोग से, मतलब इनको मैंने मिला दिया। सबसे पहले मैंने अलग अलग पढ़ रही थी, यह कमल अच्छा है, ये अलग अलग पढ़े पहले। जब ये ग्रुप में हो गए, एक हो गए, तो फिर मैंने क्या पढ़ा कि यह कमल अच्छा है। मैंने इनके बीच में गैप नहीं लिया ना। फिर ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। एक वाक्य मतलब जो ये इन सभी में जो ये शब्द आए हुए हैं, इन शब्द ये कैसे हैं, अर्थपूर्ण हैं। कैसे शब्द हैं ये, अर्थपूर्ण, और इनके अर्थपूर्ण संयोग से, शब्दों के अर्थपूर्ण संयोग से क्या बना आपका वाक्य, क्या बना वाक्य। तो यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है, क्या, अर्थ। क्या आ रहा है, अर्थ। मतलब सब कुछ इसी पर डिपेंड है। अर्थ मतलब समझना, जो समझ में आ गया। अगर वो वर्णों का ग्रुप है तो वो शब्द बन जाएगा, जो समझ में आया है अगर वो शब्दों का ग्रुप है तो वाक्य बन जाएगा, जो समझ में आया है अगर वो ध्वनि का ग्रुप है तो वर्ण बन जाएगा। तो समझना ही तो है यहाँ पर बस, कि इस अर्थ का मतलब है क्या। यहाँ पर अगर मैं कह देती कि शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है, शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है, मैंने यहाँ पर इस शब्द को हटा दिया। तो एक बात बताओ, शब्दों का संयोग तो ये भी है, अच्छा है, कमल, यह, शब्दों का संयोग तो ये भी है ना, है कि नहीं। लेकिन मुझे कैसे चलना है, पहले कर्ता, फिर क्रिया, और उसके बाद में आपका कर्म। मुझे इस हिसाब से चलना है, मेरी हिंदी इस हिसाब से चलती है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है। अपनी हम आम लाइफ में कैसे यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, कैसे भी बोल लो उसे तो। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो क्या कहता है कि हिंदी सबसे पहले कर्ता लाती है, फिर क्रिया लाती है, और फिर कर्म लेकर के आती है। तो मैं भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता लाऊंगी, क्रिया लाऊंगी और कर्म, उसके बाद में ही ये क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। नहीं तो फिर नहीं। अगर ये अर्थपूर्ण, अब एक बात बताओ, ये है एक अच्छा है कमल, यह, इसमें सारे शब्द अर्थपूर्ण हैं, सारे शब्द अर्थपूर्ण हैं, इसमें भी सारे शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन मेरा क्रम किस में है, मेरे कर्ता क्रिया का क्रम किस में है, इस वाक्य में है ना। तो वाक्य ये माना जाएगा, न कि ये। मुझे अर्थ के साथ साथ किसका ध्यान रखना है, क्रम का ध्यान रखना है, कि क्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो, शब्द की अगर बात करें तो शब्द के अंतर्गत आपके बहुत सारे प्रकार आते हैं। जैसे कि एक नाम आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसके बाद में रूढ़, यौगिक,
योगरूढ़, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सब क्या है आपके शब्द के प्रकार है कि शब्द किस किस तरीके के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। लेकिन इन्हें ना अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, अलग अलग पार्टों में। कैसे? शब्द को अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट में आपके चार रखे गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर। एक पार्ट में आपके चार रखे गए हैं। एक पार्ट में आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ रखे गए हैं। एक पार्ट में आपके पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी रखे गए हैं। अब एक बात बताओ मुझे, आप पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या है? भाषण। क्या है स्पीच का मतलब? भाषण। भाषण किससे मिलकर के बना होता है? वाक्यों से, वाक्यों के समूह से। वाक्य किससे मिलकर के बने होते हैं? शब्दों से। तो उसमें भी तो शब्द ही आए ना, आए कि नहीं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी प्रकार होंगे, वो भी तो शब्द होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैं हिंदी की बात करूं, मतलब भाषण, स्पीच, वाक्य काल की अगर मैं बात करूं, उसके भाग क्या होते हैं आपके? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये जो आठों जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं? शब्द। अब जब आप संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, पर्यायवाची, अनेकार्थी सबको, वाच्य, काल सबको पढ़ोगे ना, तो फिर आपका कोई भी शब्द रहेगा नहीं कि कौन सा शब्द पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसा है? पूछ लेता है कि ये तत्सम शब्द दे दिया, एक शब्द दे दिया आपको तत्सम, किसका तद्भव क्या है? चार ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्न में से देशज कौन सा है, पूछेगा विदेशज कौन सा है। एक शब्द दे दिया, पूछेगा विलोम कौन सा है। ठीक है, तो इन्हीं सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, शब्द, शब्द को जो बांटा वो बांटा चार भागों में। यहाँ से समझना, जो मैंने अभी से जितने भी सारे नाम लिखे हैं ना, वो सब के सब इन चार पार्टों में आते हैं। सबके सब चार पार्टों में, इन्हीं चार पार्टों में आते हैं। शब्द को कितने भागों में बांटा? चार भागों में। अब चार भागों में बांटा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, कि रूप के आधार पर। हाँ जी, ये कह सकते हो कि शब्द के नहीं, शब्द चार प्रकार के नहीं होते, ऐसे नहीं कहोगे। शब्द तो बहुत प्रकार के होते हैं, प्रकार तो इसमें भी आएंगे ना, तत्सम, तद्भव, ये इनमें भी आएंगे। आप ये कह सकते हो शब्द को चार भागों में बांटा गया है, शब्द को चार भागों में बांटा गया है। अब हाँ, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें जब हम हिंदी की बात करते हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उल्लेख के भाग। उल्लेख के भाग। इस आधार पर जो शब्दों को बांटा गया है वो होते हैं आपके कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8। और इन 8 को ना 2 नामों में रखा गया है। पहला नाम आता है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा नाम आता है अविकारी शब्द। पहला आता है विकारी शब्द और दूसरा नाम आता है आपका अविकारी। इन दोनों भागों में रखा गया है इन 8 प्रकारों को। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सभी को पता होते हैं, इंग्लिश वाले को। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सभी को होते हैं। और हिंदी में भी वही होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन्हीं को रखा गया है। ये जो 8 है ना, वही है ये 8, यही है जो आपके फर्स्ट 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो होते हैं आपके कौन से? विकारी शब्द। अब देखो यहाँ पर एक नाम आया क्या? विकारी। क्या नाम आया? विकारी। ये विकारी क्या होता है? विकारी
यहाँ से एक शब्द निकलता है विकार। विकार में ई प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना दिया विकारी। विकार में क्या जोड़ दिया? ई शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। तो इसके अंतर्गत विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक, तीन नाम आते हैं आपके, लिंग, वचन और कारक, तीनों के बदल जाने से इनमें भी परिवर्तन हो जाए। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के बदल जाने से ये भी बदल जाएं, वो होते हैं आपके विकारी शब्द। और जिनमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन हो या न हो, होने पर भी और नहीं होने पर भी एक जैसे ही रहते हैं, वो होते हैं आपके कौन से? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, हाँ जी। देखो अगर लिंग, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पे समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे तीन नाम लिखे, एक लिखा लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। तो देखो एक वाक्य में लिंग, वचन, कारक तीनों चीजें आती हैं, तीनों चीजें आती हैं। अब मैंने कहा कि इसमें आपका संज्ञा आता है। विकारी में क्या आता है? संज्ञा। विकारी में आपको क्या आता है? संज्ञा आता है। और अगर मैं संज्ञा पर, एक किसी संज्ञा शब्द पर मैं कोई वाक्य लेकर के चल दूँ, किसी संज्ञा शब्द पर कोई वाक्य लिया, मैंने लिखा यहाँ पर मोहन खेलता है, खेलता है, तो ये वाक्य यहाँ तक तो शुद्ध है। अभी यहाँ तक तो शुद्ध है ना। अब देखो इसमें वचन क्या है? एक वचन है। लिंग क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है ना। लिंग क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि लिंग, वचन और कारक में अगर परिवर्तन हो जाए तो हमें शब्द में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अगर यहाँ पर मैं लिंग में परिवर्तन करती हूँ, मैंने पुल्लिंग की जगह क्या कर दिया? स्त्रीलिंग, वाक्य शुद्ध हो गया ना। मुझे इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर वचन में परिवर्तन किया, मैंने कर दिया खेलते हैं, तो भी मुझे यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो ये शुद्ध होगा। तो मतलब अगर ये बदले, ये तीनों बदले, तो शब्द को भी बदलना पड़ जाए, वो होते हैं आपके विकारी शब्द। और अगर लिंग, वचन, कारक बदलें या न बदलें या न बदलें, फिर भी वो शब्द एक जैसा रहे, वो होता है आपका अविकारी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ? आगे देखिए, ये तो हो गया आपका पहला। मैंने कहा ना 4 प्रकार के होते हैं इसमें। फर्स्ट तो हो गया आपका उल्लेख के भाग। फर्स्ट नाम क्या हुआ आपका? उल्लेख के भाग। दूसरे की बात करूं, अगर सेकंड जो होता है वो होता है आपका रूप के आधार पर। रूप के आधार पर सेकंड नाम क्या आता है? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर कैसे देखेंगे? रूप के आधार पर कैसे देखेंगे? रूप के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं आपके, मतलब उन्हें देख करके पहचाना जाता है कि ये हमारे हिंदी के हैं, हमारी संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं। उन्हें देख करके पहचाना जाए, उनकी लिखावट को देख करके पहचाना जाए, वो होते हैं शब्द कैसे? रूप के आधार पर। इसमें जो शब्द आते हैं वो होते हैं आपके, एक तो तत्सम, एक होते हैं आपके तद्भव, एक होते हैं आपके देशज और एक होते हैं विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक नाम आता है संकर शब्द। दूसरे प्रकार में आपके कितने होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये किसके आधार पर है? रूप के आधार पर।
पहले जो हमने पढ़े थे वो किसके आधार पर थे? उल्लेख के आधार पर। अब नाम आता है आपका अगला कि अर्थ के आधार पर। तीसरा नाम क्या है आपका? अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं आपका, पहला नाम होता है विलोम शब्द। पहला नाम क्या होता है? विलोम शब्द। दूसरा होता है आपका समानार्थी। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। समानार्थी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तीसरा होता है आपका अनेकार्थी। तीसरा क्या होता है? अनेकार्थी। और चौथा होता है आपका एकार्थी। अब देखो, आपने देखा होगा ना इन सब में पीछे अर्थ, अनेकार्थी अर्थ, एकार्थी अर्थ, तो ये किसके आधार पर है आपके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जैसे विलोम, एक नाम लिया मैंने, कौन सा? विलोम। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विलोम शब्द की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, किसकी? विलोम शब्द। तो जो शब्द आपको दिया हुआ होता है, जो आपको दिया हुआ होता है उसका विपरीत विलोम शब्द क्या कौन से होते हैं? कि किसी भी शब्द के विपरीत का जो शब्द होता है वो होता है आपका विलोम शब्द। विपरीत आप कह सकते हो कौन सा शब्द? विपरीत। या फिर आप कह सकते हो विरोधी, अपोजिट। विलोम शब्द को क्या कहते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द का विपरीत हो या फिर विरोधी हो, वो होता है आपका कौन सा शब्द? विलोम शब्द। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगला नाम आया आपका क्या? समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी। अब देखो विलोम शब्द जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आदर। आदर, आदर का मतलब क्या है? किसी को सम्मान देना, किसी की रेस्पेक्ट करना। आदर का मतलब यही है। अब एक बात, कोई आपके यहाँ पर आया तो आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे तो हो गया आदर, और उसे गाली दे करके भगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अनादर। तो इसका अपोजिट ही तो हुआ ना, हुआ कि अनादर। अनादर उसे वापस कर देना, निरादर उसे बेइज्जती के साथ में आदर करना। मतलब बुलाओ लेकिन बुलाने में कोई खुशी ना हो, मजबूरी। मजबूरी बोलते हैं ना, वो होता है आपका निरादर। और अनादर मतलब उसकी बेइज्जती भी कर दो और उसे भगा भी दो। ठीक है। अब इसके बाद में समानार्थी या पर्यायवाची। एक नाम आया आपका कौन सा? समानार्थी या पर्यायवाची। देखो समानार्थी, अभी हम अर्थ के आधार पे ही तो बात कर रहे थे, तो इसमें नाम आया ना अर्थ। इसको अगर मैं तोड़ूं तो समान अर्थ, और इसके पीछे प्रत्यय लगाए क्या? ई। समान अर्थ मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, रूप अलग हो लेकिन अर्थ समान हो, वो होते हैं आपके समानार्थी। झूठा कैसा शब्द है? यहाँ पर पूछा है, कौन है ये? रूप किशोर जी। आप पूछ रहे हो झूठा कैसा शब्द है? आप ये कमेंट करके बताओ, किस में बताऊं? तत्सम में बताऊं, तद्भव में बताऊं, देशज में बताऊं, विदेशज में, या फिर ये बताऊं कि ये किस भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताइए जरा। सभी बता दूं? सभी बताऊं? चलो ठीक है। देखो झूठा, झूठा जो है वो आपका तद्भव है। तद्भव, झूठा क्या है? तद्भव। झूठा शब्द है आपका तद्भव, और ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है। सबसे पहली बात, ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है। ये जो झूठा शब्द है ना, वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अब जब देखो मैंने नाम बताए थे देशज विदेशज, दो नाम बताए थे मैंने, देशज और विदेशज। देशज
देश और ज मतलब हमारा उत्पन्न होना। ज का मतलब क्या है? उत्पन्न। तो जो शब्द हमारी देश में उत्पन्न हुए हैं, हमारी हिंदी, हमारी संस्कृति, हमारी देवनागरी लिपि से बने हुए होते हैं, वो होते हैं देशज। और जो शब्द हम किसी अन्य भाषाओं के, विदेश के अपनी भाषा में यूज करते हैं, वो होते हैं विदेशज। विदेशज, विदेश, ज विदेश में उत्पन्न हुआ, लेकिन यूज हम कर रहे हैं, यूज हम कर रहे हैं। तो ये जब तुर्की का है तो हमारे यहाँ तो हुआ नहीं होगा, हमने कहीं से लिया होगा कि नहीं? तो ये कैसा शब्द हो गया आपका? विदेशज शब्द। कैसा हुआ? विदेशज। ठीक है, ठीक है रूप किशोर जी, समझ में आया क्या? कमेंट करके बताइए। अब एक पूछा है कि बालक अविकारी है या विकारी? बालक अविकारी है या? अरे रूप किशोर जी कमेंट करके बताइए तो सही, झूठे शब्द के बारे में सही है क्या? सही बताया है? अब पूछा है कि बालक जो है, बालक वो अविकारी है या विकारी? अविकारी है या विकारी? तो मैंने आपको बताया था विकारी में आपके 4 नाम आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आप बताओ यहाँ पर बालक क्या है? सर्वनाम है क्या? नहीं है। विशेषण है क्या? नहीं है। क्रिया है क्या? नहीं है। क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा, और संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम आता है, वो एक अलग टॉपिक चलेगा जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति की जो पहचान होती है ना, वो आती है आपकी जाति में। तो ये किसी का नाम है क्या? बालक नहीं है। बालक का नाम होता है, उसकी पहचान होती है कि ये क्या है? बालक है। और जिसमें पहचान है वो होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा होते हैं आपके विकारी शब्द। संज्ञा कैसे होते हैं? विकारी। समझ गए रूप किशोर जी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी आपके समानार्थी और पर्यायवाची की। तो मैंने बताया कि समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, समानार्थी काकल्य, काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य, देखिए 2 वर्ड। सोनू कुमार जी देखिए मैं बताऊं, काकल्य वर्ड, काकल्य वर्ड का दूसरा नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, काकल्य वर्ड का नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये आपके 2 होते हैं, एक होता है ढ और एक होता है ढ। इनका कोई यूज नहीं होता वर्णमाला में, लेकिन वर्णमाला में इनकी गिनती होती है। वर्णमाला में कोई यूज नहीं होता, लेकिन गिनती होती है इनकी। काकल्य और उत्क्षिप्त 2 नाम है और इसके अंतर्गत 2 शब्द हैं। ठीक है, सोनू कुमार जी बताइए, गलत है? आप बताइए तो सही क्या है, मैंने तो यही पढ़ा है। बताइए। बताओ तो सही, कमेंट करके बताओ। हाहर काकल्य व्यंजन नहीं होता है। हाहर काकल्य व्यंजन नहीं होता है, उसका एक ही नाम होता है, स्वर यंत्र।
और इसी के हिसाब से उसकी ध्वनि निकलती है स्वरयंत्री। एक बार और चेक कर लेना, देख लेना, इसका एक ही नाम होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समानार्थी पर्यायवाची हो गए, जिनका समान अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ हो लेकिन रूप क्या हो, अलग अलग हो, वो होते हैं आपके कौन से, समानार्थी और पर्यायवाची। अब इसके बाद में कौन से आए, अनेकार्थी। कौन से आए, अनेकार्थी। अनेकार्थी में ऐसे शब्द आते हैं कि होता तो एक शब्द है, होता क्या है, एक शब्द, लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग। अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग। जैसे मैं यहां पर करूं अंश, एक हो गया क्या, अंश, और एक क्या होता है, अंश। देखने में एक जैसे है ना, अर्थ अलग अलग है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक नाम लिखा हर, हार, क्या लिखा, हार। हार एक शब्द है, हार कैसा शब्द है, एक शब्द, लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। एक हार तो होती है आपकी क्या, माला, एक हार क्या होती है, माला, और दूसरी हार क्या होती है, दूसरी हार होती है आपकी पराजय। दूसरी हार क्या होती है, पराजय। तो यहाँ पर शब्द एक और अर्थ अलग अलग, एक से अधिक, वो होते हैं कौन से शब्द आपके, अनेकार्थी। कौन से शब्द होते हैं, अनेकार्थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में आए आपके एकार्थी। इसके बाद में क्या है, एकार्थी, मतलब शब्द तो कई बन सकते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या हो सकता है, एक। शब्द तो कई हो सकते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है, एक। जैसे कि यहां पर मैंने कहा था ना अभी, पराजय, पराजय, हार, अर्थ तो इनका एक ही है ना, अर्थ तो इनका एक ही है ना, लेकिन शब्द क्या है, ये अलग अलग है। शब्द क्या है, अलग अलग। ये होते हैं कौन से आपके, एकार्थी शब्द। अर्थ के हिसाब से होते हैं ये। इससे पहले मैंने लिखे थे आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर पहले मैं बात करूं किसकी, देशज की, तो यहां पर देशज को लिखा मैंने देश धन ज, देश धन ज, मतलब ये क्या, देश, और ज मतलब उत्पन्न, द मतलब, ज मतलब उत्पन्न। तो देश में उत्पन्न शब्द कौन से होते हैं, देशज। देश में उत्पन्न शब्द कौन से होते हैं आपके, देशज होते हैं। देश में उत्पन्न मतलब देश में हमारी क्या थी, पहले संस्कृत थी ना, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में क्या बनी, अपभ्रंश। संस्कृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद में क्या बनी, हिंदी। तो आपने देखा कि संस्कृत से चले, शुद्ध भाषा थी हमारी संस्कृत, इसमें कुछ वर्ड मिले, कुछ अन्य भाषाओं के वर्ड मिले, क्या बनी, अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश में कुछ अन्य भाषाओं के वर्ड मिले, क्या बनी, पाली। फिर पाली में मिले, बनी प्राकृत, और उसके बाद में बनी आपकी हिंदी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, शुद्ध क्या है आपकी, संस्कृति तो है, सबसे प्राचीन भाषा है ना ये हमारे यहाँ की। हमारी संस्कृति भी संस्कृत की ही है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो तत्सम शब्द होते हैं आपके, वो होते हैं संस्कृत के, और जो जितनी भी भाषा मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी, उन सब से जो रिलेटेड शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, देशज। कौन से होते हैं, देशज। देशज, देश में जन्मे। ऐसे ही हम विदेशज के लिए कहेंगे विदेश धन ज का भी मतलब वही है, उत्पन्न हुआ, विदेश में उत्पन्न हुआ शब्द, लेकिन हम उसे अपनी भाषा में यूज करते हो। जैसे हम अब, अगर मैं अब की बात करूं तो अब कोई भी
अपनी भाषा में समय नहीं बोलता, सब बोलते हैं टाइम, सब टाइम ही बोलते हैं, कोई भी समय नहीं बोलता है, सब टाइम बोलते हैं। और टाइम कहाँ का है? इंग्लिश का, इंग्लिश का है ना। तो इंग्लिश हमारे देश की थोड़ी है, इंग्लिश कहाँ की है? विदेश की है। तो ये कैसा शब्द हो गया? विदेशज। जैसे अभी मैं यहाँ पर शब्द लिखूं ऑफिसर, ऑफिसर, हिंदी में भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिख देते हैं, और इंग्लिश में भी इसकी इंग्लिश बना करके लिख देते हैं ऑफिसर। तो हमने इसी की नकल तो कर दी यहाँ पे हिंदी में। हमारी भाषा में ये शब्द थोड़ी था, जब ये हमारी भाषा में नहीं था तो हमने कहीं से लिया, और जहां से लिया मतलब अपने देश का नहीं था, तो फिर ये कैसा हो गया? विदेशज। कैसा हो गया ये? विदेशज शब्द। ठीक है, सही है? यहां तक क्लियर है सब? तो ये तो हो गए आपके कौन से? देशज और विदेशज। अब आते हैं आपके तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव। देखो अगर तत्सम की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं तत् धन सम, तत् धन सम। सम का मतलब समान, तत्सम का मतलब समान, तत् का मतलब उसके या उसका, तत् का मतलब उसके या उसका, और सम का मतलब होता है समान। ये अपने आप में जो मैंने संधि विच्छेद किया है ना, ये भी अपने आप में संस्कृत शब्द है। तत् और सम जो है अपने आप में संस्कृत शब्द है। उसके समान, अगर मैं तद्भव की बात करूं तो तत् का ही दूसरा रूप है। अगर हम किस में जाएंगे? विभक्तियों में जाएंगे तो तत् का ही दूसरा रूप है तद, और यहाँ पर भव। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम उसके, भव का मतलब होता है हो, उसके जैसा हो। यहाँ पर तत्सम उसके समान है, लेकिन जो शब्द उसके समान है मतलब शुद्ध वाला, और तद्भव में उसके समान हो अशुद्ध, जो हमने बना दिया। तो शुद्ध मैंने अभी बताया, शुद्ध शब्द किस में मिले हमें? संस्कृत में। शुद्ध शब्द किस में मिले? संस्कृत। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो तो आते हैं आपके किस में? तत्सम में, जो शुद्ध हैं और जिन्हें हमने अपनी भाषाओं में कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा हमें आसान लगे बोलने में वैसे बना लिए, वो हो जाते हैं आपके कौन से? तद्भव। कैसे हो जाते हैं वो? तद्भव। जैसे हम बोलते हैं ना उंगली, उंगली, अगर मैं कहूं उंगली तत्सम है या तद्भव है? उंगली कैसा है? तत्सम है या तद्भव? तो एक बात बताइए, आपको बोलने में आसान लग रहा है या कठिन? आसान लग रहा है ना, बोलने में कैसा लग रहा है? आसान। अगर मैं ये कहूं इसी का नाम दूसरा है, क्या है? अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका, तो ये आपको कैसा लगा? बोलने में थोड़ा कठिन सा लगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि उंगली मत बोलो, कहो अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका बोला करो अपनी भाषा में, उंगली मत बोला करो, तो ये आपको थोड़ा कठिन सा लगेगा बोलने में, क्योंकि हमने ये वो भाषा नहीं, वो क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्रीय बोली है वो। तो अंगुष्ठिका संस्कृत का वर्ड है, तो ये हो गया आपका तत्सम, और उंगली तद्भव। जैसे आंख, आंख, आंख कैसा है? आंख कैसा है? तद्भव है, क्योंकि इसका संस्कृत क्या होता है? चक्षु या नेत्र। इसमें आपके अपोजिट में पर्यायवाची शब्द भी आ जाते हैं जो शुद्ध होते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये हो गया आपका तत्सम, ये कौन सा हो गया आपका? तद्भव। ठीक है, देखो इसके बाद में आपके क्या बचे? एक बचा आपका नाम यौगिक, रूढ़ और यौगिक। ये तीन शब्द, और देखो ये तीन शब्द कौन कौन से होते हैं? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़।
सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे रूड को, रूड शब्द, रूड। तो आपको पता होगा इंग्लिश में भी एक रूड वर्ड होता है, रूड, रूड बिहेवियर, रूखा व्यवहार होता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर रूड शब्द, समझना मैं क्या कह रही हूँ, रूड शब्द वे शब्द होते हैं, रूड शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब वो मिले हुए होते हैं उनके वर्ण तो सिर्फ उनका एक अर्थ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा बात, क्या कहा मैंने यहाँ पर, बात, दिन, तो इनका एक अर्थ है ना, मतलब ये शब्द हमारी समझ में आते हैं। अब मैंने इनका खंडन किया, मतलब मैंने इसमें जितने भी वर्ड है, अक्षर है, उन्हें अलग अलग कर दिया। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया वा और ये लिख दिया त, अलग अलग किया। ऐसे इसमें दे और न अलग अलग कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो उनका एक अर्थ बन जाता है, वो होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो खंडन में बा का कोई अर्थ है क्या, नहीं है, त का नहीं है, अगर दे का भी नहीं है और न का, इसका भी नहीं है। लेकिन जब ये दोनों शब्द, दोनों वर्ड जो हैं जब मिल जाएं, बा और त जब मिल जाएं तो क्या बनाया उन्होंने, बात, जिसका हमें समझ में आता है कि जो हम आपस में करते हैं। ऐसे ही इसको मिला दिया जाए तो क्या बन गया, दिन, तो इसका भी मुझे अर्थ समझ में आया ना। तो रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर वो वर्ड मिल जाएं तो एक अर्थ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आया आपके यौगिक, इसके बाद में नाम आया यौगिक। इस यौगिक शब्द, अभी मैंने रूढ़ शब्द में क्या कहा था कि जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है, लेकिन जब मैं उसका क्या कर दूं, खंडन, तो अर्थ नहीं होता। यही तो बोला था, शब्द होता है जब तक तो अर्थ होता है, लेकिन खंडन हो जाए तो अर्थ नहीं होता। अब इसी बात में यौगिक में कहूंगी कि अगर कोई शब्द है, तो उसका तो अर्थ होगा ही होगा, शब्द है तो उसका अर्थ होगा ही होगा, लेकिन अगर खंडन कर दिए जाएं, उस शब्द के क्या कर दिए जाएं, खंडन, तो वो खंडन होकर के जो हमें वर्ण या शब्द मिलते हैं उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ प्रतिदिन, मैंने क्या कहा यहाँ, प्रतिदिन। अब ये एक शब्द है, इसका मुझे अर्थ पता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन का अर्थ होता है लगातार, प्रत्येक दिन होता है ना। तो अगर मैंने इसके खंडन किए, क्या हो गए, प्रत्य और दिन, खंडन किए तो भी इनका अर्थ निकल रहा है ना। प्रत्य का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक, दिन का अर्थ क्या होता है, दिन। तो इसके खंडन के भी अर्थ निकले और शब्द का भी अर्थ निकला। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं, यौगिक, जिसमें खंडन और शब्द दोनों का अर्थ होता है, वो होते हैं यौगिक शब्द। और जिसमें केवल शब्द का अर्थ होता है, खंडन का नहीं, वो होते हैं आपके रूढ़ शब्द। अब आपका एक और नाम बचा, योगरूढ़। योगरूढ़, अब देखो इसमें यौगिक का योग और रूढ़ दोनों नाम आए हैं, योग भी और रूढ़ भी। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनमें खंडन का भी अर्थ होता है, शब्द का भी अर्थ होता है। ये डेफिनेशन तो यौगिक शब्द की भी है। पहचान क्या होगी, पहचान ये है कि जो अर्थ शब्द का होता है, जो अर्थ शब्द का होता है वो खंडन का नहीं होता, मतलब अलग अलग होते हैं। खंडन करो तो उसका अर्थ अलग, और शब्द हो तो उसका, शब्द का एक क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। शब्द का तो एक विशेष अर्थ होता है अलग, लेकिन खंडन का अर्थ अलग होता है। इसमें जो नाम आते हैं सबसे पहले आपके आते हैं पर्यायवाची शब्द।
जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने भी, वो सब के सब उदाहरण होते हैं योग रूढ़ शब्दों के, जितने भी पर्यायवाची हैं। और एक नाम आता है आपका बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास होता है। जब आपकी समास की वीडियो देखेंगे, सब समास की वीडियो बनाई जाएगी। जूता विदेशज है रूप किशोर जी, जूता देशज नहीं है, जूता विदेशज है। और जूते को हम जो देशज में बोलते हैं ना, अगर आपने सुना होगा, पहली बार जूते का तो निर्माण भी हमारे देश में नहीं हुआ है, जब ये दूसरे देश से आया तो विदेशज ही होगा। और अगर हम जो जूते का देशज बताएं तो वो होता है खड़ामू। भूल जाते हैं, इन्हें याद नहीं रखता, कोई भी नहीं याद रखता है, खड़ामू होता है इसका देशज। क्लियर है रूप किशोर जी? बताइए। देखो बहुप्रिय समास, इसमें भी सभी जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब किसके होते हैं? योग रूढ़ के होते हैं। अब ये योग रूढ़ होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द और बहुप्रिय समास। देखो एक नाम आया यहाँ पे दशानन। पर्यायवाची की बात करूं तो एक नाम ले लिया मैंने यहाँ पे जलज। कमल का पर्यायवाची है जलज। किसका है? कमल का। मैंने दो नाम लिए, एक तो लिया है मैंने बहुब्रीहि समास का उदाहरण, और एक लिया है मैंने क्या? पर्यायवाची शब्द। अब इससे देखेंगे योग रूढ़ शब्द कैसे है। अगर मैं दशानन की बात करूं तो इस शब्द का एक विशेष अर्थ है, और वो है क्या? रावण। इसी को तो बोलते हैं कि नहीं? एक विशेष अर्थ है क्या? रावण। अगर मैं इसके खंडन की बात करूं तो खंडन हो गए इसके 10 आनंद। यही तो है इसके खंडन, 10 आनंद। तो खंडन का अर्थ क्या हुआ? 10 मुख। खंडन का क्या अर्थ हुआ? 10 मुख। और शब्द का एक विशेष अर्थ क्या है? रावण। तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने यही बोला था कि खंडन का अर्थ भी अलग हो और शब्द का एक विशेष अर्थ हो जो कि अलग होता है खंडन से। वो होते हैं आपके कौन से? योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़। अब इसकी बात करते हैं पर्यायवाची की। जलज किसका है? कमल का। तो इसका विशेष अर्थ हो गया क्या? कमल। विशेष अर्थ क्या हो गया इसका? कमल। अगर मैं इसके खंडन की बात करूं, जल और ज का अर्थ मैंने अभी बताया था देशज और विदेशज में। जल का मतलब पानी और ज मतलब उत्पन्न। तो पानी में उत्पन्न, जलज का अर्थ क्या हुआ? पानी में उत्पन्न। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ क्या है? कमल। यहाँ तो केवल हमें एक शब्द मिल रहा है, यहाँ हमें 3 शब्द मिल रहे हैं, अलग अलग है ना। आप ये नहीं कहोगे कि पानी में उत्पन्न, पानी में तो कमल उत्पन्न होता है। पानी में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। हमें यहाँ पर शब्द के अर्थ से मतलब है। शब्द का अर्थ तो यहाँ पर केवल कमल है, और जब मैंने खंडन कर दिया तो इसका अर्थ हो गया पानी, इसका अर्थ हो गया उत्पन्न होना। अलग अलग हो गया ना। यौगिक का मैंने क्या लिया था? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या था? प्रत्येक दिन। और जब अलग किया तो प्रति का प्रत्येक और दिन का दिन, वहां पर समान था। तो योग रूढ़ में आपके ऐसे शब्द आते हैं जिनका शब्द का तो एक विशेष अर्थ हो लेकिन खंडन का अर्थ अलग हो। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? क्लियर है? तो देखो आज आपके शब्द की क्लास हुई, कमेंट करके बता दो कैसी लगी। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? आज आपकी क्लास में इतना ही रहेगा। धन्यवाद। और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।